गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं साइकोलॉजिस्ट अमन कोचर आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अब जैसा कि आप बैक बोर्ड पे पीछे देख पा रहे होंगे, आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी द डे 2 ऑफ द चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। अगर इससे पहले का वीडियो लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया है, नहीं देखा है, तो यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड उससे प्रीवियस सेकेंड और फर्स्ट चैप्टर के भी वीडियोस और प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो प्लीज जरूर जाके देखिए एंड इन डिटेल नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। जो है हमारा टॉपिक बेसिकली अप्रेजल्स, स्ट्रेस रिएक्शन एंड साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। सो बेसिकली हमने स्ट्रेस को जाना था। हमने जब कल का लेक्चर लिया था तो उसमें हमने देखा था कि स्ट्रेस है क्या एक्चुअल में। बट स्ट्रेस लेने के लिए स्ट्रेस लेता तो हर कोई है, ठीक। स्ट्रेस किसी को भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है। बट आजकल ये टर्म इतनी ज्यादा ट्रेंड में क्यों है, जिसे मैं कहता हूँ कि ये ज्यादा टर्म जो है ट्रेंड में है कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग वेरी मच एंग्शियस, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये सारे टर्म्स जो हैं बहुत ही इजीली यूज किए जाते हैं। बट इनका रूट कॉज, इनकी जड़, इनका कॉज देखने, कारण देखने के बजाय लोग डायरेक्टली इन पे रिस्पॉन्स देना पसंद करते हैं। और वो ऐसा समझते हैं कि लोगों की ये डील्स, ये जो चीजें हैं, ये बेसिकली डील नहीं हो सकती या ये बहुत ही इजीली ट्रीटेबल हो जाती हैं। जैसे डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी कोई चीज नहीं होती। बट एक्चुअली दिस टैगिंग एंड बहुत ही इजीली यूज कर देना इन टर्म्स को, दैट इज एक्चुअली वेरी डेंजरस। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये चीजें हैं क्या और हम किस तरीके से अपने स्ट्रेस के रिएक्शन को समझ सकते हैं, उनके साइंस और सिम्टम्स को समझ सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। और उससे पहले स्ट्रेस को कोप करने के, स्ट्रेस को समझने के दो तरीके जो एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन है। The first is a primary appraisal and the second is a secondary appraisal. प्राइमरी अप्रेजल बेसिकली हमें बताता है कि ये जो नया सिचुएशन क्रिएट हुआ है या ये जो नई सिचुएशन, नई घटना घटी है, ये किस तरीके से है। यानी कि 3 कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया जाता है, आइदर पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। या तो ये मेरे लिए पॉजिटिव होगी ये सिचुएशन, या ये मेरे लिए सिचुएशन नेगेटिव हो सकती है, या मैं ये मैनेजेबल सिचुएशन है, इट इज टर्म्ड एज न्यूट्रल सिचुएशन। अब जब आपको ये पता चल जाता है कि आपने जब एनालिसिस कर लिया है बेसिकली प्राइमरी अप्रेजल में, अब आप जाते हैं सेकेंडरी अप्रेजल पे, जहां पर अगर तो सिचुएशन नेगेटिव होती है तो आप उसके कोपिंग मैकेनिज्म्स ढूंढते हैं। आपकी बॉडी बेसिकली अपने आप वो साइंस और हिंट्स प्रोवाइड करती है आपको, आपके कॉन्शियस को, जिसकी मदद से आप उस थ्रेट को, हार्म को या चैलेंज को कोप अप कर सकते हैं। या तो इंसान कंप्लीटली डिनाइल में जाएगा, या अगर उसके अच्छे कोपिंग स्किल्स होंगे, उसका हेल्थ मैकेनिज्म अच्छा होगा, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, मेंटल कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होगा, फोकस करने का तरीका ठीक ठाक होगा, तो वो क्या करेगा, एक हेल्दी कोपिंग स्किल को डिवाइस करेगा और वो स्ट्रेस के रिएक्शन, उस स्ट्रेस की सिचुएशन से निकल जाएगा। बट अगर वो इनमें से कुछ भी नहीं कर पाता है या कुछ देर करने के बाद वो अपने आप को फैटीग या बर्नआउट सिचुएशन में पाता है, यानी कि थक जाता है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं दैट वो कोपिंग एबिलिटी जो है वो इंसान में उस समय वैनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब जब वो खत्म हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास आते हैं उससे लड़ने के रिएक्शंस, जो कि डिवाइस किए गए हैं 4। दैट इज, फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब कि होता है फिजिकल प्लस बायोलॉजिकल। यहाँ पर हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से फिजिकल सेंसेशंस या चेंजेस होना इज टर्म्ड एज फिजियोलॉजिकल। आई होप कि अभी तक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड एंड तक मेरी ये वीडियो प्लीज देखिए, क्योंकि एंड में आई विल ऑल्सो डिस्क्राइब पर्टिकुलर इंसिडेंट जहां पर एक क्लाइंट के साथ मैंने फेस किया ऐसा सेम सिचुएशन, एंड मैंने किस तरीके से उसको कोपिंग मैकेनिज्म सिखाए, ठीक। तो हमारे पास है सबसे पहले फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, जहां पर हमारे पास हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और उसके अंदर हमारे पास 2 पैथवेज वो जनरेट करता है। पैथवेज मीन 2 तरीके जनरेट करेगा। द फर्स्ट इज द बाय एड्रिनल ग्लैंड, जो कि रिलीज करता है एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन।
ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट पाथवे कहलाता है एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन का, या एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। द सेकेंड पाथवे इज द पिट्यूटरी ग्लैंड which releases the cortisol, ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके बॉडी को। जैसा कि आपकी मैं बुक में भी देख पा रहा हूँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में into the blood stream, this leads to the physiological changes in flight और flight response। तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बेसिकली जो डेवलप होता है वो डेवलप होता है एड्रेनल ग्लैंड की वजह से। अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा कि किस तरीके से ये एड्रेनल ग्लैंड जो है क्रिएट करता है फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स। बुक्स में आपके मेंशन है सिर्फ 2 रिस्पॉन्स, बट क्योंकि स्ट्रेस का रिएक्शन, स्ट्रेस होने का रीजन हमारा ट्रॉमा भी हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड कोई मेंटल इंजरी नॉट इन अ फिजिकल सेंस, कोई एक मेंटल इंजरी जो कि किसी बात को कह के की गई हो, या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो जिस वजह से वो एक माइंडसेट, एक बैकसेट लगा हो ब्रेन को, जो हमारे को फ्रीज रिस्पॉन्स दिलाता है। इसका भी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि फ्रीज रिस्पॉन्स कैसे आता है बॉडी में। नाउ इमोशनल रिएक्शन हमारा कैसा होगा, हमें नेगेटिव इमोशंस ही मिलते हैं स्ट्रेस में मेजरली, और वो नेगेटिव इमोशन हो सकते हैं एंजाइटी के, किसी चीज की घबराहट के, और अगर वो घबराहट का स्टिमुलस या रीजन पता ही ना हो, देन दैट इज टर्म्ड एज एंजाइटी, दैट इज द फियर ऑफ अननोन। नेक्स्ट फियर, डर, यानी कि अगर वो स्टिमुलस सामने है और डर लग रहा है, लेट्स से एग्जामिनेशन डर है, तो वो एक फियर है, और अगर वो एग्जामिनेशन अभी 1 हफ्ते 10 दिन बाद होना है, then that is termed as anxiety। उसके बाद आता है एंगर। एंगर भी एक रिस्पॉन्स कहलाता है स्ट्रेस का, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में आपको ऐसा लगता है कि आप सारी चीजें कर चुके हैं, बट आपका ब्रेन उस समय किस कोपिंग मैकेनिज्म पे जाएगा, इट विल टर्न योर बॉडी इनटू द एंग्री सिचुएशन, तो आप में एंगर जनरेट होने लग जाएगा। उसके बाद आता है डिप्रेशन, और द लास्ट इज द डिनायल, कि इंसान स्ट्रेस में आके उस सिचुएशन को कंप्लीटली डिनाई कर देता है, और वो ऐसा मानता है दैट ये सिचुएशन कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल मेरे लिए नहीं है, मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, तो मैं कंप्लीटली डिनाई कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं बिहेवियरल रिएक्शंस, जो कि बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि ये स्ट्रेसर के नेचर पे डिपेंड करता है। अब स्ट्रेसर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखी है तो स्ट्रेसर मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया था कि कोई भी ऐसी घटना जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, या कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, वो स्ट्रेसर है। अब आपकी बुक में मेंशन है कि स्ट्रेसर के टाइप्स भी होते हैं, लाइक साइकोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल। स्ट्रेसर को अगर समझाता है, स्ट्रेसर्स आर द इवेंट्स दैट कॉज आवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेस का जो रिएक्शन है, रिएक्शन हमारी बॉडी में से ही जा रहा है, इट मीन्स कि जो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है वो नेचर ऑफ स्ट्रेसर पे डिपेंड करता है। और जो हमारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स आता है वो या तो फाइट मोड में जाएगा। फाइट इज नॉट ओनली कि स्कूल में है, 11th-12th में है, हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हमें इमोशनल स्टेबिलिटी इतनी भी नहीं है कि अगर कुछ जरा सा भी स्लाइट पोक कर दिया जाए और बच्चे 11th-12th के इतने एग्रेशन में आ जाते हैं, वो बेसिकली उनका स्ट्रेस है, वो बेसिकली उनका एंगर है कि मुझे बोला क्यों गया, जिस वजह से सी कि उनका माइंडसेट कितना उस समय वीक है कि उनका माइंड कंट्रोल में नहीं है अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए। दूसरे के बोलने की वजह से उनकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है एंगर में। सी द डिफरेंस कि कितना ज्यादा वीक माइंडसेट है उस इंसान का, जो कि अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए फिर एंगर में कन्वर्ट कर देता है उसको। सो बेसिकली दिस इज नॉट अ मैनली टाइप ऑफ सिचुएशन की जो इंसान करता है कि मैं लड़ाई करूंगा, मैं गुस्सा करूंगा, मैं झगड़ा करूंगा क्लास में, मैंने अपने साथ 6-7 दोस्त बुला लिए, गुंडे बुला लिए। अरे दिस इज नॉट अ मैनली बिहेवियर। मैनली बिहेवियर इज हाउ यू विल रिस्पॉन्ड इन अ काम सिचुएशन इन दैट एंग्री स्टेटमेंट मेड बाय अदर्स। वो एक मैनली स्टेटमेंट होती है ताकि क्लास समझ पाए, ताकि लोग समझ पाए, टीचर समझ पाए कि हाँ दिस इंडिविजुअल, दिस बॉय और गर्ल कैन हैंडल हिज और हर इमोशंस वेरी वेल। तो वो एक अप्रेजल का रीजन बनता है, वो एक रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बनता है आपके ब्रेन के लिए, ना कि मैं किसी से लड़ाई करूं, झगड़ा करूं और अपने उस एंगर को दिखाने के लिए, अपने उस स्ट्रेस को छुपाने के लिए मैं एंगर शो करूं दूसरे लोगों को। दिस इज नॉट व्हाट शुड हैपन इन द स्कूल्स। बट अगेन यहाँ पर ये फाइट रिस्पॉन्स क्या होता है
कि या तो आप उस स्ट्रेसफुल इवेंट से डायरेक्टली फेस टू फेस काउंटर करते हैं। सेकेंड इज द फ्लाइट रिस्पॉन्स, जहां पर आपको लगता है दैट यू आर नॉट इन अ सिचुएशन जहां पर आप कंट्रोल कर पाए उस रिएक्शन को, तो आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन से बैक ऑफ लेने की कोशिश करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे। द लास्ट इज द फ्रीज रिस्पॉन्स। अब फ्रीज रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे ही सपोज लेट्स से कि आपके सामने एग्जामिनेशन आया, क्वेश्चन पेपर देखते ही आपके मन में फाइट नहीं आएगा, फ्लाइट नहीं आएगा, द फर्स्ट रिस्पॉन्स विल बी ऑफ द फ्रीज। उसके बाद फाइट या फ्लाइट आता है हमेशा। सबसे पहले फ्रीज रिस्पॉन्स आएगा अगर एक स्ट्रेसफुल रिएक्शन है तो। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, एक स्ट्रेसर आया, ठीक, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर था, एग्जामिनेशन आया और माइंड एकदम से ब्लैंक हो गया, फॉग हो गए डिसीजंस, पता ही नहीं चल रहा क्या करना है, पढ़ा तो था सब भूल गए। ज्यादातर एक्सक्यूज यही होते हैं कि सर पढ़ा तो था भूल गए, ठीक। तो ये सिचुएशन जो होती है ये फ्रीज की सिचुएशन होती है, और इसके बाद की जो स्टेटमेंट होती है वो फ्लाइट की सिचुएशन होती है। इसे पढ़ा तो था भूल गए, वो डिनाइल में चले जाते हैं, अरे पढ़ा तो था सर हमने, सर पेपर मुश्किल आ गया, सर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये सारे स्टेटमेंट्स जो होते हैं ये डिनाइल के लिए माने जाते हैं कि आप डिनाई कर रहे हो उस रियलिटी को फेस करने के लिए। आपको नहीं आता, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या नहीं आता, ठीक। बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज आप एक्सक्यूजेस फाइंड आउट करते हैं। अगेन साइकोलॉजी वर्क करती है यहाँ पर। तो साइकोलॉजी इतनी काम करती है कि जो बेचारा बच्चा इस साइकोलॉजी को नहीं भी पढ़ रहा है 11th-12th में, उसको भी साइकोलॉजी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब लास्ट अब हमारे पास आता है कॉग्निटिव रिएक्शन। जब आपका फ्लाइट, फ्रीज और फाइट रिस्पॉन्स हो चुका है, जब आपको समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रेस को कैसे कोप अप किया जाए, अब आपका कॉग्निटिव रिएक्शन आएगा, यानी कि आप में कंसंट्रेशन की कमी हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे जो कि एक लूप पे चलते हैं। फिर वो नेगेटिव थॉट आपकी एजम्पशन बन जाएगा, फिर वो एजम्पशन आप जो एज्यूम कर लेते हो, आप जो मान लेते हो, वो आपका सच होने लग जाएगा, ऐसा आपको लगेगा, दैट इज द बिलीफ। तो वो बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है चीज, दैट इज नेगेटिव थॉट्स। एंड द लास्ट इज फॉग एंड लेस कोपिंग। जब आप में कोपिंग मैकेनिज्म ही नहीं है तो आपका ब्रेन जो है वो फॉग हो जाएगा। फॉग मीन्स ब्लरी सिचुएशन होगी, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि मुझे करना क्या है या क्या करना है, मैं किस बच्चे से क्वेश्चन पूछूं, किस बच्चे से आंसर पूछूं, आपके मन में यही डाउट चलेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, अब स्ट्रेस में साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। लेट्स से किसी एक लड़के ने 11th और 12th में एक लड़की के ऊपर क्रश था और उसको प्रपोज किया। अब होगा क्या जी, साइंस और सिम्टम्स किस तरीके के दिखेंगे। और सपोज लड़की क्योंकि थोड़ी सी निकली इंटेलिजेंट, चालाक, उसने क्या करा, उसने कह दिया कि मैं आपको 1 या 2 दिन में रिस्पॉन्स बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर लड़के के मन में बेचारा 2 दिन तक वो ना खाए पिए रहा। घर पे उसने सब मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, मैं सिर्फ अपनी टेंशन में हूँ। वो टेंशन मैं बता तो सकता नहीं हूँ क्योंकि उससे बड़ी टेंशन हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, उसको ये सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, या इनमें से कुछ सिम्टम्स बहुत ज्यादा पीक पर चले जाएंगे। दैट इज डिसीजन मेकिंग। अब उसको गुस्सा आने लग जाएगा घर पे, क्योंकि घर पे उन 2 दिनों में अगर उसको कोई भी काम कहा, बिकॉज उसका माइंड तो उस थॉट में चल रहा है जो उसने कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, जो बेचारे का पूरा नहीं हो पाएगा स्कूल टाइम में, मैं समझ सकता हूँ। द सेकेंड इज द लो सेल्फ एस्टीम। अब सपोज डिसीजन आ गया और वो डिसीजन लड़के की फेवर में नहीं था, तो क्या होगा, बेचारे की सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाएगी। सेल्फ एस्टीम लो होने की वजह से घबराहट होगी, और ज्यादा घबराहट होगी तो पता ही नहीं चल रहा किस बारे में घबराहट हो रही है, जिस वजह से डर लगने लगेगा और मूड स्विंग्स हो जाएंगे। कभी खुश हो जाएगा, दोस्तों के साथ रहेगा खुश हो जाएगा, नहीं रहेगा तो दुखी रहेगा। डिप्रेशनल स्टेट, अपने आप को दूसरे ही दिन वो डिप्रेशन घोषित कर देगा कि मैं तो डिप्रेस्ड हूँ जी। और उसके बाद उसको सोमैटिक या फिजिकल सिम्टम्स नजर आएंगे, जो हो सकता है पहले भी नजर में आने लग जाएं, प्रेजेंट हो जाएं। सोमैटिक सिम्टम्स या फिजिकल सिम्टम्स कैसे, जैसे ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है, ठीक है, सांस नहीं आती है, सोने में दिक्कत होती है, और ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। ये सारे हमारे पास फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। लास्ट आता है स्लीप इश्यूज, इंसोम्निया, जो कि एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर माना जाता है एक टर्म से, इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया, हाइपोसोम्निया। तो ये स्लीप इश्यूज होते हैं, या तो बहुत जल्दी उठने लग जाते हो, नींद ही नहीं आती है क्योंकि माइंड तो एक्टिवेटेड है, ठीक, या माइंड इतना ज्यादा ड्रेन हो चुकी है एनर्जी कि अब उस नींद बहुत ज्यादा ही आती है।
तो ये आज का टॉपिक था मीटिंग लाइफ चैलेंजेस के। मैंने तीन बहुत ही मेजर टॉपिक्स क्लियर आउट किए कल। अब हम करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। तो ये दो टॉपिक्स बहुत बड़े, कल के लिए भी हम इनको मैनेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीटली क्लियर हो जाएं कल के लिए भी और आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप जाके मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने अराउंड 10 मिनट्स और 11 मिनट्स की ही बनाई है, ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप इजीली बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स अंडरस्टैंड कर पाए विद द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल, विद द हेल्प ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, अ साइकोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास आता है स्ट्रेस रिएक्शन का एक रियल लाइफ एग्जांपल, जो एक तो मैंने आपको स्टूडेंट लाइफ का दिया और एक जो मैंने अपने पेशेंट में भी देखा किस तरीके से कि उसको पता तो चल गया था कि उसका प्राइमरी अप्रेजल हो रहा है, यानी कि उसमें नेगेटिव थॉट्स की एक पैटर्न बन रहा है, बट उसको मैंने अपने थेरेपी सेशंस में इट टुक आई गेस अराउंड 6 to 7 सेशंस, जहां पर मैंने उसके सेकेंडरी अप्रेजल यानी कि कोपिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया बाय द टॉपिक और बाय द एक्टिवेशन ऑफ बिहेवियर, जो हमने पढ़ा है क्लास 11th में कंडीशनिंग के प्रोसेस में। तो वो एक कंडीशन रहती है जिस तरीके से मैंने इम्प्रूव किया अपने पेशेंट को। और आई गेस कि आज की ये वीडियो भी आपको उतनी ही पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, जैसे कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को इतना प्यार और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड सपोर्टिंग माय चैनल, एंड आई होप कि आपके इसी सपोर्ट से मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा आप सभी के लिए, ताकि आपको कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में मुश्किल ना हो। So thank you very much and keep reading and keep studying.